ओलिवर ट्विस्ट अध्याय 10 PRETESH विश्वास। Enjoy this site. Gift the author a wordpress.com plan. ओलिवर ट्विस्ट अध्याय 10। ओलिवर अपने नए साथियों के चरित्रों से बेहतर परिचित होता है और महंगे अनुभव की कीमत चुकाता है। यह इस कहानी का एक छोटा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। कई दिनों तक ओलिवर यहूदी के कमरे में ही रहा, रुमालों से निशान निकालता रहा जिनकी बड़ी संख्या घर लाई गई थी, और कभी-कभी उस खेल में भी हिस्सा लेता जिसका वर्णन पहले किया गया है। यह खेल यहूदी और दोनों लड़के हर सुबह नियमित रूप से खेलते थे। अंततः ओलिवर को ताज़ी हवा की जरूरत महसूस होने लगी और उसने कई बार बुजुर्ग सज्जन से विनती की कि वह उसे अपने दोनों साथियों के साथ बाहर काम पर जाने की अनुमति दें। ओलिवर को और भी बेचैनी महसूस हो रही थी क्योंकि उसने बूढ़े सज्जन की कठोर नैतिकता देखी थी। जब भी डॉजेर या चार्ली बेट्स रात को खाली हाथ लौटते थे तो वह आलस और कामचोरी के दुखों पर जोर देते थे और उन्हें बिना रात का खाना दिए बिस्तर पर भेज देते थे। एक बार तो उसने दोनों को सीढ़ियों से धक्का दे दिया था, लेकिन यह उसकी नैतिक शिक्षा का थोड़ा ज्यादा ही गंभीर रूप था। अंततः एक सुबह ओलिवर को वह अनुमति मिल गई जो वह इतने उत्साह से मांग रहा था। 2-3 दिनों से कोई रुमाल काम के लिए नहीं आया था और खाने की स्थिति भी कुछ कमजोर थी। शायद यही वजह थी कि बूढ़े सज्जन ने हामी भर दी। चाहे जो भी हो, उन्होंने ओलिवर को बताया कि वह जा सकता है और उसे चार्ली बेट्स और डॉजेर की देखरेख में भेज दिया। तीनों लड़के बाहर निकले। डॉजेर ने हमेशा की तरह अपनी आस्तीन ऊपर कर रखी थी और टोपी तिरछी पहन रखी थी। मास्टर बेट्स जेब में हाथ डालकर आराम से चल रहा था और ओलिवर उनके बीच यह सोचता हुआ चल रहा था कि वे कहाँ जा रहे हैं और उसे सबसे पहले किस काम की ट्रेनिंग मिलेगी। वे इतने सुस्त और अजीब तरीके से चल रहे थे कि ओलिवर को लगा कि शायद उसके साथी बूढ़े सज्जन को धोखा देने जा रहे हैं और काम करने का इरादा नहीं रखते। डॉजेर की आदत भी कुछ ठीक नहीं थी। वह छोटे बच्चों की टोपी खींचकर फेंक देता और चार्ली बेट्स रास्ते के किनारे से सेब और प्याज चुराकर अपनी जेबों में डाल लेता, जो इतनी बड़ी थीं कि लग रहा था उसकी पूरी पोशाक में जेबें ही जेबें थीं। ये चीजें देखकर ओलिवर को लगने लगा कि वह वापस लौटने की कोशिश करेगा, लेकिन तभी डॉजेर के व्यवहार में अचानक बदलाव आया जिसने उसका ध्यान खींच लिया। वे एक संकरी गली से बाहर निकल रहे थे जो एक चौक के पास थी जब डॉजेर अचानक रुक गया। उसने अपनी उंगली होठों पर रखी और अपने साथियों को बड़ी सावधानी से पीछे खींच लिया। क्या हुआ? ओलिवर ने पूछा। चुप रहो, डॉजेर ने कहा। क्या तुम उस बूढ़े को किताबों की दुकान के पास देखते हो? वहां सड़क के उस पार, ओलिवर ने कहा। हाँ, मैं देख रहा हूं। वह ठीक है, डॉजेर ने कहा। एकदम सही शिकार, मास्टर चार्ली बेट्स ने कहा। ओलिवर आश्चर्य से एक से दूसरे को देखता रहा, लेकिन उसे और सवाल पूछने का मौका नहीं मिला क्योंकि दोनों लड़के धीरे धीरे सड़क पार कर बूढ़े सज्जन के पीछे पीछे चलने लगे। ओलिवर कुछ कदम पीछे चल रहा था और यह नहीं जानता था कि आगे बढ़े या पीछे हटे, इसलिए वह चुपचाप खड़ा होकर देखता रहा। वह बूढ़ा सज्जन बहुत सम्मानित दिख रहा था। उसके बाल सफेद पाउडर से ढके हुए थे और उसने सोने का चश्मा पहना हुआ था। उसने गहरे हरे रंग का कोट पहना था जिसमें काले मखमल का कॉलर था, सफेद पैंट पहन रखी थी और हाथ में एक बांस की छड़ी थी। वह एक किताब स्टॉल से उठाकर पढ़ने लगा, जैसे कि वह अपने अध्ययन कक्ष में आराम से बैठा हो। यह मुमकिन था कि वह खुद को वहीं कल्पना कर रहा था, क्योंकि उसके ध्यान में वह न तो स्टॉल, न सड़क, न लड़के, बल्कि सिर्फ किताब ही देख रहा था। वह पन्ना पलटता जा रहा था। पेज के अंत तक पहुंचते ही अगले पेज पर शुरू हो जाता और पूरी दिलचस्पी से पढ़ रहा था।
ओलिवर का डर और घबराहट तब बढ़ गई जब उसने देखा कि डॉजेर ने बुजुर्ग सज्जन की जेब में हाथ डालकर रुमाल निकाला। उसने वह रुमाल चार्ली बेट्स को दिया और फिर दोनों तेजी से कोने के पीछे भाग गए। एक ही पल में ओलिवर के दिमाग में रुमालों, घड़ियों, गहनों और उस यहूदी का पूरा राज खुल गया। वह कुछ पल के लिए वहीं खड़ा रहा। उसके डर से उसकी नसों में खून जलता हुआ महसूस हो रहा था, जैसे वह आग में हो। फिर वह घबरा गया और बिना कुछ समझे तेजी से भाग खड़ा हुआ। यह सब एक ही मिनट में हुआ। उसी पल जब ओलिवर भागने लगा, बुजुर्ग सज्जन ने अपनी जेब में हाथ डाला और रुमाल गायब पाकर तेजी से मुड़े। उन्होंने देखा कि लड़का तेजी से भाग रहा है और स्वाभाविक रूप से उसे चोर समझ लिया। चोर को पकड़ो चिल्लाते हुए वह भी किताब हाथ में लेकर उसके पीछे दौड़ पड़े। लेकिन वह अकेले नहीं थे जो चिल्ला रहे थे। डॉजेर और मास्टर बेट्स, जो सार्वजनिक ध्यान से बचने के लिए मुख्य सड़क पर नहीं भागे थे, कोने के पहले दरवाजे में छिप गए थे। जैसे ही उन्होंने आवाज सुनी और देखा कि ओलिवर भाग रहा है, वे समझ गए कि क्या हो रहा है। तुरंत वे भी बाहर निकले और चोर को पकड़ो चिल्लाते हुए दौड़ में शामिल हो गए, जैसे कि वे ईमानदार नागरिक हों। हालांकि ओलिवर को महान विचारकों ने पाला था, उसे यह सिद्धांत नहीं सिखाया गया था कि आत्मसंरक्षण प्रकृति का पहला नियम है। अगर वह इसे जानता होता तो शायद इसके लिए तैयार रहता। लेकिन तैयार न होने की वजह से वह और भी डर गया और हवा की तरह तेजी से भागने लगा, जबकि पीछे बुजुर्ग सज्जन और दोनों लड़के चिल्ला रहे थे, चोर को पकड़ो, चोर को पकड़ो। यह आवाज में एक जादू होता है। दुकानदार अपना काउंटर छोड़ देता है, गाड़ी वाला अपनी गाड़ी छोड़ देता है, कसाई अपना ट्रे फेंक देता है, बेकर अपनी टोकरी छोड़ देता है, दूध वाला अपनी बाल्टी छोड़ देता है, हरकारा अपना सामान छोड़ देता है, स्कूली लड़का अपने कंचे छोड़ देता है, मजदूर अपनी कुल्हाड़ी छोड़ देता है और बच्चा अपना खिलौना। सभी लोग बिना सोचे समझे भागने लगते हैं, चिल्लाते, चीखते, लोगों से टकराते हुए, मुड़ते हुए, कुत्तों को जगाते और मुर्गियों को चौंकाते हुए। और गलियों, चौराहों और गली कूचों में यह आवाज गूंजने लगती है, चोर को पकड़ो, चोर को पकड़ो। यह आवाज सैकड़ों लोगों द्वारा दोहराई गई और भीड़ हर मोड़ पर बढ़ने लगी। लोग कीचड़ में छपाछप करते हुए, फर्श पर तेजी से दौड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। खिड़कियां खुलने लगीं, लोग बाहर भागने लगे, भीड़ आगे बढ़ती गई। एक पूरा दर्शक समूह जो पंच का नाटक देख रहा था, अपनी जगह छोड़कर भागती भीड़ में शामिल हो गया और चिल्लाते हुए आवाज को और तेज कर दिया, चोर को पकड़ो, चोर को पकड़ो, चोर को पकड़ो, चोर को पकड़ो। कुछ न कुछ पकड़ने की आदत इंसानों के दिलों में गहराई से बैठी होती है। एक बेचारा बच्चा जो हांफता हुआ थकान से बेदम हो रहा था, उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, उसकी आंखों में पीड़ा थी और उसके चेहरे से पसीने की बूंदें बह रही थीं। वह पूरी ताकत से अपने पीछा करने वालों से आगे निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे वे उसके करीब आते गए, उसकी कमजोर होती ताकत को देखकर भीड़ खुश हो रही थी। चोर को पकड़ो, हाँ, भगवान के नाम पर उसे पकड़ लो, भले ही दया के लिए हो। आखिरकार वह रुक गया। एक जोरदार प्रहार ने उसे नीचे गिरा दिया। वह फर्श पर गिर गया और भीड़ उत्सुकता से उसके चारों ओर इकट्ठा हो गई। हर नया आने वाला व्यक्ति दूसरों को धकेलते हुए उसे देखने की कोशिश कर रहा था। पीछे हटो, उसे थोड़ा हवा दो, बेवकूफी है, वह इसके लायक नहीं है। वह सज्जन कहाँ है? वह रहे, सड़क पर आ रहे हैं। सज्जन के लिए जगह बनाओ। क्या यह वही लड़का है, सर? हाँ। ओलिवर मिट्टी और धूल में लिपटा हुआ, मुंह से खून बहता हुआ,
आसपास के चेहरों को बेतहाशा देख रहा था। तभी सबसे आगे दौड़ने वालों ने उस बुजुर्ग सज्जन को खींचते हुए भीड़ के बीच ला खड़ा किया। हाँ, सज्जन ने कहा, मुझे डर है कि यह वही लड़का है। डर है? भीड़ बड़बड़ाई। यह तो बढ़िया है। बेचारा, सज्जन ने कहा, इसने खुद को चोट पहुंचाई है। मैंने ही उसे रोका, सर, एक बड़ा मोटा आदमी आगे बढ़ते हुए बोला, और इसके मुंह से मेरा हाथ भी कट गया। मैंने इसे पकड़ा, सर। वह आदमी मुस्कुराते हुए अपनी टोपी को छूता है, जैसे कि उसे अपने काम के लिए कुछ इनाम मिलेगा, लेकिन बूढ़े सज्जन ने उसे नापसंदगी से देखा और इधर-उधर घबराहट में देख रहे थे, जैसे कि वह खुद भागने की सोच रहे हों। हो सकता है कि वह ऐसा करने की कोशिश भी करते और एक और दौर का कारण बन जाते अगर उसी समय पुलिस का अधिकारी, जो हमेशा ऐसे मामलों में सबसे आखिरी में आता है, भीड़ को चीरता हुआ न पहुंचा होता। उसने ओलिवर की कॉलर पकड़ ली। चलो उठो, अधिकारी ने सख्ती से कहा। मैंने कुछ नहीं किया, सच में, सर। सच में, यह दो और लड़कों का काम है, ओलिवर ने हाथ जोड़ते हुए कहा और इधर-उधर देखने लगा। वे यहीं कहीं हैं। ओह नहीं, वो नहीं हैं, अधिकारी ने व्यंग्य से कहा, लेकिन यह सच भी था, क्योंकि डॉजर और चार्ली बेट्स पहले ही पास की गली से भाग चुके थे। चलो उठो। उसे चोट मत पहुंचाओ, बुजुर्ग सज्जन ने दया भाव से कहा। ओह नहीं, मैं उसे चोट नहीं पहुंचाऊंगा, अधिकारी ने जवाब दिया, जबकि वह ओलिवर की जैकेट को आधा फाड़ते हुए उसे उठा रहा था। चलो, मुझे पता है तुम्हें यह चाल नहीं चलेगी। क्या तुम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो, तुम शैतान के बच्चे? ओलिवर, जो मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था, ने खुद को खड़ा करने की कोशिश की और तुरंत ही उसकी जैकेट की कॉलर पकड़कर उसे तेजी से सड़क पर घसीटा जाने लगा। सज्जन उनके साथ चलने लगे और जितनी भीड़ यह काम कर सकती थी, वे आगे बढ़कर बीच-बीच में मुड़कर ओलिवर को देखती जाती थी। लड़के खुशी से चिल्ला रहे थे और सभी आगे बढ़ रहे थे।